हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस बुद्धिजीवी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी करंट की न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में है, विच इज़ आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने अपने कैबिनेट को एक्सपैंड करके इसमें 5 मिनिस्टर्स को इंडक्ट किया है। तो इसी सेंस में, इसी रेफरेंस में हमारा आज का टॉपिक है द स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य कार्यपालिका। देखिए, राज्य कार्यपालिका के वैसे तो कई पार्ट हैं, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आदि, लेकिन आज के इस वीडियो में हम चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर फोकस करेंगे। इसके साथ साथ हम कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में जो फ़र्क है उसको समझेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर होते कौन है? ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जो भी आपकी गवर्नमेंट है स्टेट में प्रिवेलिंग, ये उसके मुखिया होते हैं और इनकी पोजीशन सेम वैसे ही है जैसे केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर की है, वैसे ही राज्य सरकार में आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें टू बी अ चीफ मिनिस्टर इज़ ऑब्वियसली ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो उनके पास इंडियन सिटीजनशिप होना मस्ट है और उन्होंने एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज की 25 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर लिया हो। दिस इज़ द मिनिमम एज क्राइटेरिया कि 25 वर्ष का उनका होना आवश्यक है। देन हिज अपॉइंटमेंट, देखिए जो संविधान का आर्टिकल 164 है, इसको आप याद रखिएगा। 164 ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कई सारे एग्जाम्स के लिए। 164 सेज दैट गवर्नर शैल अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर। जो भी राज्य के राज्यपाल हैं उनके पास ये पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेंगे। देन हु इज़ अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर, तो ये ऑब्वियस सी बात है, वो पार्टी के लीडर जिनके पास बहुमत है या द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज़ यूजुअली नोटेबली अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। देखिए, अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी ना हो या किसी तरीके का कियोस हो गवर्नमेंट फॉर्म करने में, ऐसी स्थिति में जो गवर्नर होते हैं ये अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि किसको एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है। और उस सिचुएशन में ये उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जो एक स्टेबल सरकार बनाने में केपेबल हो। उसके बाद देखिए, अगर आप चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं और आप किसी लेजिस्लेचर में किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, तो यू आर गिवन 6 मंथ्स कि आप अपने आप को एज अ मेंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो यू हैव अ डेडलाइन ऑफ 6 मंथ्स। बिना मेंबर हुए भी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदस्यता हासिल करनी होगी। देन हिज टर्म ऑफ ऑफिस एंड सैलरी, देखिए जो चीफ मिनिस्टर होते हैं आपके मुख्यमंत्री, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर का क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि कहीं भी ये डिफाइन नहीं है कि इनका टेन्योर कितने सालों का होगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल। अमूमन एक कन्वेंशनली ये 5 साल होता है क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, उसके पहले सरकार के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए या इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए, तो जो गवर्नर हैं ये चीफ मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। लेकिन देखिए, अगर जब तक जो आपके चीफ मिनिस्टर जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, एज लॉन्ग एज ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन द हाउस, तो उनको डिसमिस नहीं किया जाता। जब तक उनके पास बहुमत है तो उनको डिसमिस नहीं किया जाता। और यही सेम सिचुएशन एमपी के पूरे आप पॉलिटिकल ड्रामा में आप देख रहे थे। काफ़ी सारे कियोस के बाद फिर शिवराज सिंह चौहान ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली। देन जितनी भी सैलरी और अलाउंसेस इनको मिलते हैं एज मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये सब डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। गवर्नर नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखिएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है विच इज़ वर्दी ऑफ सो मैनी पोटेंशियल क्वेश्चंस इन सो मैनी एग्जाम्स। तो जितने भी आपके सैलरी और जितने भी अलाउंसेस होते हैं ये सब डिटरमिन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। देन जो चीफ मिनिस्टर होती हैं, इनकी ओथ क्या होती है, इनमें आप देख सकते हैं कभी एक आध बारी ऐसा होता है कि यूपीएससी वगैरह कभी ओथ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें जो ये अपनी ओथ में कहते हैं, मेनली 4। ट्रू फेथ इन एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के तरफ हमेशा ये लॉयल रहेंगे। उसके बाद जो इंडिया है इसकी सोवरेंटी और इंटीग्रिटी को हमेशा बनाए रखेंगे, अपनी ड्यूटी को फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे। उसके बाद हर व्यक्ति के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, टू डू राइट टू ऑल मैनर्स ऑफ पीपल। इस तरीके की कुछ बेसिक ओथ टर्म्स इनकी होती हैं। देन हम देख लेते हैं कि इनको, अच्छा, ओथ इनको दिलाता कौन है, तो गवर्नर। ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि गवर्नर जो है ये है चीफ मिनिस्टर की ओथ दिलाते हैं, ठीक है। जो शपथ होती है वो गवर्नर दिलाते हैं।
देन एक ग्लांस में हम फंक्शन देख लेते हैं चीफ मिनिस्टर के। ही एडवाइसेस गवर्नर। हमने देखा ही है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं कई सारे मैटर्स पे। देखिए मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट पे, स्टेट पीएससी जो आपका होता है उसके ऊपर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें, उन सब के अपॉइंटमेंट में, उसके बाद एडवोकेट जनरल वगैरह को अपने स्टेट के, ऐसी आदि चीज़ों को अपॉइंट करने में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये गवर्नर को एडवाइस देते हैं। उसके बाद ही इज़ द कम्युनिकेशन चैनल। देखिए जो भी चल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और गवर्नर के बीच में कम्युनिकेशन चैनल का काम करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर की। इधर पे क्या हो रहा है, ये डिसीजन हमने लिए हैं, आपकी क्या राय है, या आपको क्या लगता है, या जो भी हो रहा है, क्योंकि जो आपके गवर्नर हैं ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट आपके जो हैं, इसलिए, और एग्जीक्यूटिव हेड में भी लेजिस्लेटिव हेड में भी दोनों में उनको काउंट किया जाता है। देन आपके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ही इज़ चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। जाहिर सी बात है जैसा भी आपके स्टेट में जो भी प्लानिंग बोर्ड है उसके ये मेंबर, उसके ये चेयरमैन होते हैं। उसके बाद ये जो आपके हाउस होता है, क्योंकि बताया था हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, बहुमत पार्टी के लीडर होते हैं तो ये लीडर ऑफ हाउस भी कहलाते हैं। तो ये जो गवर्नर हैं उनको एडवाइस भी करते रहते हैं समय समय पे, कब सेशन बुलाना है, कब सेशन ख़त्म करना है, इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ स्टेट, यानी कि अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व करने के लिए ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन। इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह में जाते हैं, अपने स्टेट का पक्ष रखते हैं। ये इनके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं एट अ ग्लांस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो आपका मंत्री परिषद है उस पर। तो इसके बारे में संविधान में आर्टिकल 163 में कहा गया है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो गवर्नर को सलाह और सहायता देने के लिए गठित किया जाएगा। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देखिए इसके हेड होते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है वो है आपके मुख्यमंत्री। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, इसकी एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। याद रखिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आपके मंत्री परिषद को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, जिसमें एडवाइस होती है आपके मुख्यमंत्री की या चीफ मिनिस्टर की। उसके बाद देखिए पहले ऐसा ओरिजिनली ऐसी कोई लिमिट नहीं थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर होने चाहिए या क्या, इनके बारे में कोई रेगुलेशन ऐसा कुछ भी था नहीं। लेकिन जो आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, जिसको हमने एंटी डिफेक्शन वाले वीडियो में भी देखा था, इसने एक लिमिट बना दी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कुल इनकी जो संख्या है, ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी भी संख्या है उसके 15% से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर के अलावा 15%, चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके 15%। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपकी असेंबली की तरफ, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर क्या मतलब होता है, ऑल हैव टू रिजाइन व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास। देखिए कलेक्टिव का मतलब क्या है, एक साथ। ठीक है, तो जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है आपकी करंट गवर्नमेंट या आपकी पार्टी के खिलाफ, तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होता है। ऐसा नहीं कि एक ने रिजाइन किया और उसने नहीं, तो इसलिए इसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है। दूसरा, और जो भी कैबिनेट का डिसीजन होता है, आगे हम पढ़ेंगे कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट का जो डिसीजन होता है उसके साथ सारे मिनिस्टर्स को स्टैंड करना होता है, और अगर वो स्टैंड नहीं करते तो कई बार मिनिस्टर्स अपना रिजिग्नेशन भी दे देते हैं, ये उनकी पर्सनल ऑब्वियसली चॉइसेस हैं। देन जो गवर्नर होते हैं यही बाकी सारे मिनिस्टर्स की भी ओथ को या शपथ को दिलाते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर में भी हमने पढ़ा गवर्नर ही ओथ को दिलाते हैं। इनकी सैलरी भी जो है सेम चीफ मिनिस्टर जैसे स्टेट लेजिस्लेचर ही डिटरमिन करता है। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, वो एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर को कि आप किसी एक मिनिस्टर को हटा दो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लगता है इस तरीके के कुछ कन्फ्यूजन होते हैं तो चीफ मिनिस्टर कैन एडवाइस द गवर्नर टू रिमूव अ मिनिस्टर, और उसके बाद गवर्नर उस मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। ऑल्सो अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं तो उनके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ता है। ये भी एक सोर्स है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि एज सुन एज चीफ मिनिस्टर रिजाइंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर automatically dissolves. Okay, so let's move forward. Then let's come into last session of this video is cabinet versus council of ministers। जो आपके मंत्री परिषद हैं, ये मंत्री
मंडल होगा और ये मंत्री परिषद और ये आपके मंत्रिमंडल होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है। तो इन दोनों में बेसिकली क्या फ़र्क होता है? तो देखिए, जो कैबिनेट होती है इट इज़ यूजुअली अ स्मॉलर बॉडी। कैबिनेट में कम मिनिस्टर्स होते हैं। वहीं पर आप देखिए जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ये एक वाइडर बॉडी होती है। इसमें लगभग 60-70 मिनिस्टर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने अभी डिस्कस किया था 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कैबिनेट में कुछ सिलेक्टिव मिनिस्टर होते हैं जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये रेगुलरली मीट करते रहते हैं गवर्नमेंट के बिजनेस को चलाने के लिए, और इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही अलाउ किया जाता है। वहीं पर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखिए, ये एक एज अ बॉडी ये रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं और इनमें हर तरीके के मिनिस्टर को अलाउ किया जाता है। ऑल 3 कैटेगरीज, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी आते हैं, इसके अलावा जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो भी आते हैं, इसके अलावा डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं वो भी आते हैं। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। उसके बाद देखिए, थ्योरी में तो हम पढ़ते हैं कि जितनी भी पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास दी गई हैं, लॉज ये वो जो सारी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड और डिस्कशन से रिलेटेड, कैसे फंक्शनिंग होगी इससे रिलेटेड, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली इनको एग्जीक्यूट कौन करता है? आपका कैबिनेट। ठीक है। उसके बाद जो इसके डिसीजंस होते हैं कैबिनेट के, ये बाइंडिंग होते हैं सारी मिनिस्ट्री पे, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग बॉडी। और उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये इंश्योर करता है कि कैबिनेट ने जो भी डिसीजन लिया है उनका सही इम्प्लीमेंटेशन हो, उनका सही कार्यान्वयन किया जाए। उसके बाद देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये आपके संविधान में मेंशन है, हमने पढ़ा है आर्टिकल 163 में। वहीं पे जो कैबिनेट है, कैबिनेट ओरिजिनली आपके संविधान में नहीं था, लेकिन आर्टिकल 352 में जो 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जोड़ इनके बाद एडिट हुआ, उसमें ये बताया गया है कि देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंकिंग। तो उसमें कैबिनेट वर्ड का मेंशन है, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो अब वील मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ व्हाट हैव वी लर्नड, हमने क्या सीखा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। सो लेट्स बिगिन विथ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है फॉल्स क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर्स टेन्योर्स इज नॉट फिक्स्ड विद सम कंडीशन। तो ये हमने पढ़ा ही था, प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है, फिक्स नहीं होता। देन तो ये तो ट्रू है। इफ़ द चीफ मिनिस्टर रिजाइंस फ्रॉम हिज पोस्ट देन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन, ये भी हमने पढ़ा ही, ट्रू है। द गवर्नर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। उसके बाद द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हमने पढ़ा था? जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं ही इज़ द प्रेसिडेंट टू द इंटरस्टेट काउंसिल, नॉट द गवर्नर। ओके। Then who provides oath to other ministers of the state other than the chief minister? तो इसका आंसर है गवर्नर। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर सबको ओथ कौन दिलवाते हैं? आपके गवर्नर। Then consider the following statement: appointing ministers and allocating portfolios to them, presiding over the meetings of the cabinet, resolving conflicts between ministers, communicating with the governor। इसमें से कौन से फंक्शंस, जो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ें चीफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर वर्ड नहीं लिखा है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा था अपॉइंटमेंट तो जो है वो कौन करता है? आपका गवर्नर करता है। अलोकेटिंग पोर्टफोलियोज और शफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज पे सीएम की एडवाइस होती है, लेकिन अपॉइंटमेंट करते हैं आपके गवर्नर। प्रिसाइड तो मीटिंग पे ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर ही करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा मिनिस्टर्स के बीच में तो भी चीफ मिनिस्टर संभालेंगे क्योंकि ये हेड हैं। और ये कम्युनिकेटिंग विद द गवर्नर भी करते हैं। गवर्नर के लिए कम्युनिकेशन चैनल है, हमने फंक्शंस में पढ़ा। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ जो गलत दिख रहा है वो है अपॉइंटिंग। अपॉइंट ये नहीं करते हैं, सिर्फ इनकी एडवाइस होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 2, 3, 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। देन विच अमेंडमेंट एक्ट लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो हमने पढ़ा था पहले ओरिजिनली ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, बट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसके साइज को लिमिट किया। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपको पहले से ज़्यादा क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। हैव अ गुड डे।